ये सवाल अब संसद के अंदर पूछा जाना जरूरी है। क्या वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की नहीं सुनता है? क्या वित्त मंत्रालय माननीय सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता है? और चूंकि अभी बजट सेशन चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि विपक्ष द्वारा या पक्ष के भी सांसदों द्वारा वित्त मंत्रालय से यह सवाल किया जाए। आज मेरे हाथ में पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी है और साथ ही साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भी ऑर्डर्स हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए खास करके रक्षा बजट में एक अच्छा खासा उछाल के साथ बजट पेश किया है। दोस्तों, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस रक्षा बजट को पेश किया गया है। लेकिन क्या आप सबको पता चला कि इसी बजट के अंदर पूर्व सैनिकों को बड़ा झटका देते हुए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के एक आदेश को कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया है। जी हां, वित्त मंत्रालय ने टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर के जो बजट पेश किया है उसमें एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को एक बड़ा झटका देती है। जी हां दोस्तों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आज मेरे हाथ में पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी है और साथ ही साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भी ऑर्डर्स हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पर आगे मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां पर सवाल खड़ा होता है, क्या रक्षा मंत्रालय के आदेशों को वित्त मंत्रालय नहीं मानता है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को वित्त मंत्रालय नहीं मानता है? या माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया हुआ है, एक आदेश दिया हुआ है, यह वित्त मंत्रालय को पता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि बार बार क्लैरिफिकेशन जारी हो जाने के बाद भी, बार बार कई सारे दस्तावेज, कई सारे आदेश पारित हो जाने के बाद भी वित्त मंत्रालय ने टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर के जो एक बजट में प्रावधान रखा है वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की नहीं सुनता है? क्या वित्त मंत्रालय माननीय सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, आगे सारे के सारे दस्तावेज जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, क्या पूरे देश भर से जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें क्या इतनी टैक्स की कमी पड़ गई कि पूर्व सैनिकों से, खास करके जो डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, उनसे भी टैक्स कलेक्शन की जरूरत पड़ गई है वित्त मंत्रालय को? और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आया हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पर ही पीसीडीए द्वारा भी सर्कुलर निकाला गया है। अब पीसीडीए के सर्कुलर्स को भी निरस्त करते हुए बजट में जो टैक्स एग्जेम्पशन का प्रावधान लाया गया है डिसेबिलिटी पेंशनर को लेकर के, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है वित्त मंत्रालय के ऊपर। क्या वित्त मंत्रालय में जो अधिकारी हैं उनको पता नहीं है कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है जो डिसेबिलिटी पेंशनर है उनके ऊपर? तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया बजट में? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इसको लेकर के आगे मैं पूरे दस्तावेज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर 210 दिखाऊंगा जो कि सर्कुलर है पीसीडीए का, 20 फरवरी 2020 का सर्कुलर है। उसके आगे उसी सर्कुलर को निरस्त करते हुए पीसीडीए ने रक्षा मंत्रालय के आदेश के बेस पर और एक सर्कुलर निकाला जो कि सर्कुलर 211 है, 3 मार्च 2020 का। उसके आगे फिर बजट में जो अभी प्रावधान किए गए हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी जानेंगे और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या जजमेंट है और उस केस पर अभी क्या प्रोग्रेस है, सभी चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता है? क्योंकि बजट में जो प्रावधान अब की बार 2026-27 में रखा गया है ये इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को खड़ा करता है दोस्तों। चलिए सभी दस्तावेज एक तरफ से देखते हैं। पहले दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 210 देख पा रहे हैं आप, जो कि 20 फरवरी 2020 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर के जरिए पीसीडीए ने यह आदेश पारित किया था कि जो भी डिसेबिलिटी पेंशनर है उनमें से जो इनवैलिड आउट वाले पेंशनर हैं केवल उनको ही इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, बाकी जो नॉर्मल रिटायरी हैं उनको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। और यह आदेश पारित किया गया था वित्त मंत्रालय के इस सर्कुलर के बेस पर। आप देख पा रहे हैं वित्त मंत्रालय का सर्कुलर नंबर 13 2019 और इस सर्कुलर के बेस पर इसमें जो मूल बात है वो लिखा गया है 4 नंबर पैराग्राफ में। द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड इन द नोटिफिकेशन नंबर 878 डेटेड 21 मार्च 1922
provides income tax exemption to all members of armed forces who have been invalidated out from naval, military or air force service on account of bodily disability attributable to or aggravated by such service. Thus, income tax exemption under above clause would be available to all armed forces personnel irrespective of rank who have been invalidated for such service on account of bodily disability attributable to or aggravated by such service. यानी कि कहने का मतलब है टैक्स में एग्जम्पशन केवल उनको मिलेगा जो इनवैलिड आउट है, यानी कि जो मेडिकल ग्राउंड पर जो सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट या तो फिर इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होकर के आउट हुए हैं उनको ही लागू है। यानी कि कोई अगर मेडिकल कैटेगरी तो है लेकिन पूरा सर्विस करके आया है तो उनको ये लागू नहीं है, ऐसा इस सर्कुलर में जो है आदेश निकाला गया था। लेकिन दोस्तों इसके तुरंत 15 दिन बाद दूसरा सर्कुलर पीसीडीए को जारी करना पड़ा। ये देखिए सर्कुलर नंबर 211 और ये 3 मार्च 2020 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर में रक्षा मंत्रालय का एक लेटर को जो है जारी करते हुए स्टेटस को मेंटेन किया गया। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस का ये लेटर है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस ने ये बोला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 30 अगस्त 2019 कॉपी एनक्लोज्ड हैज डायरेक्टेड द पार्टीज concerned to maintain status quo in the subject matter. In view of the directions of the Honorable Supreme Court, PCDA-P Allahabad may be advised to issue a circular to the pension disbursing agencies not to make recovery of income tax on disability pension as per CVDT circular number 13 dated 24 June 2019 disseminated to the PDS wide PCDA circular number 210 till a final decision is taken by the Honorable Supreme Court in the matter. यानी कि साफ साफ है कि 210 नंबर सर्कुलर को निरस्त करते हुए 211 नंबर सर्कुलर निकाला गया और 211 नंबर सर्कुलर बोलता है कि सभी डिसेबिलिटी पेंशनर का इनकम टैक्स में छूट बरकरार रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइनलाइज नहीं होता है। अब चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक कहां पहुंचा है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही वो जजमेंट है जिस जजमेंट के बेस पर स्टेटस को मेंटेन किया गया था। देखिए 30 अगस्त 2019 का यही वो जजमेंट है जिस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने, देखिए ये कोर्ट का केस नंबर 953 2019 का है। अब इस केस में माननीय कोर्ट ने क्या कहा था, लर्न्ड एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट प्रेज फॉर एंड is granted 3 weeks time to file affidavit to in reply. Rejoinder if any be filed within a week thereafter. Pending further consideration, the parties shall maintain status quo in the matter. यानी कि ये जो पार्टीज हैं ये स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। इस केस पर माननीय कोर्ट का इसी जजमेंट के बेस पर 211 नंबर सर्कुलर लागू किया गया था और 210 नंबर सर्कुलर को निरस्त किया गया था। अब चलिए अब की बार बजट में क्या प्रावधान रखा गया है उसको भी समझते हैं पहले, उसके आगे फिर इस केस में अभी क्या जो है प्रोग्रेस चल रहा है उसको भी समझेंगे। दोस्तों ये बजट 2026-27 का पूरा स्पीच है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का पूरा स्पीच है जो 1 फरवरी 2026 को संसद के अंदर रखा गया था। इस स्पीच के पेज नंबर 46 में हम चलते हैं जहां पर टैक्स एग्जेम्पशन का जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका प्रावधान रखा गया है। अब देखिए 46 नंबर पेज, इस 46 नंबर पेज में आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए डिसेबिलिटी पेंशन फॉर आर्म फोर्सेस, इसमें क्या प्रावधान रखा गया है। इट इज प्रोपोज्ड टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन फॉर डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री पर्सनल कवरिंग बोथ द सर्विस एलिमेंट एंड द डिसेबिलिटी एलिमेंट where the individual has been invalidated out of service on account of a bodily disability attributable to or aggravated by military, naval or air force service and to exclude cases of retirement on superannuation or otherwise। साफ लिखा है इसमें 2026-27 के बजट के टैक्स एग्जेम्पशन के इस प्रावधान में साफ साफ ये लिखा है कि केवल इनवैलिड आउट केस को ही टैक्स एग्जेम्पशन में इंक्लूड किया जाएगा। जो बाकी नॉर्मल रिटायरी हैं, सुपर एन्युएशन होके आए यानी कि पूरा सर्विस करके आए हैं, उनको इस प्रावधान से बाहर रखा जाएगा। जो बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या वित्त मंत्रालय को पिछले जो भी प्रोग्रेस है, जो भी रक्षा मंत्रालय का लेटर है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या उसके बारे में पता नहीं है। चलिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस केस पर क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसको देखते हैं। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी तक चल रहा है। आप देखिए 953 2019 का ये केस है और उस केस में आखिरी जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से मिला था वो मिला था 30 अक्टूबर 2025 को। ये देखिए क्या 30 अक्टूबर 2025 को माननीय कोर्ट ने इस केस को फाइनलाइज कर दिया, जिस वजह से वित्त मंत्रालय ने
जो इनवैलिड आउट के केस को छोड़ के बाकी सभी को टैक्स एग्जम्पशन के दायरे से बाहर रख दिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपने 30 अक्टूबर वाले आदेश में देखिए क्या बताया है, एज प्रेड फॉर द बाय द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स लिस्ट द मैटर आफ्टर 3 वीक्स। यानी कि जो सरकारी पक्ष के वकील हैं उन्हीं के गुजारिश पर इस केस को 3 हफ्ते के लिए डिफर कर दिया गया था, 3 हफ्ते बाद लिस्ट करने के लिए आदेश दिया गया था। कहने का मतलब है अभी तक भी ये केस में कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, तो स्टेटस को बरकरार रखने के बजाय वित्त मंत्रालय ने ऐसा प्रावधान बजट में क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। तो आप सबने देखा दोस्तों, पहले भी ये कोशिश की गई थी, 210 नंबर सर्कुलर निकाल करके केवल इनवैलिड आउट पेंशनर को टैक्स में एग्जम्पशन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके तुरंत 15 दिन बाद दूसरा सर्कुलर 211 निकालना पड़ा और रक्षा मंत्रालय के आदेश के बेस पर सभी पेंशनर, जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हो, चाहे इनवैलिड आउट हो चाहे तो वो नॉर्मल रिटायरी हो, सबके लिए टैक्स एग्जम्पशन को लागू किया गया। और ये आदेश रक्षा मंत्रालय ने ऐसे नहीं निकाला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर निकाला, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक केस फाइनलाइज नहीं होता है तब तक स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। जब स्थिति ये है, ऑलरेडी ये स्थिति चल रही है, तो ऐसे में जब तक केस फाइनलाइज नहीं हो जाता है तब तक स्टेटस को मेंटेन रखना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जब तक केस अभी चल ही रहा है, अभी तक उस केस में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो ऐसे में वित्त मंत्रालय ने बजट में ये प्रावधान कैसे रखा? वित्त मंत्रालय ने ये प्रावधान रखने से पहले क्या उसको ये रक्षा मंत्रालय के आदेश के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता नहीं था? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब सारे आदेश क्लियर हैं, इसके बावजूद भी ये जो प्रावधान रखा गया कि केवल इनवैलिड आउट पेंशनर को ही टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और चूंकि अभी बजट सेशन चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि विपक्ष द्वारा या पक्ष के भी सांसदों द्वारा वित्त मंत्रालय से यह सवाल किया जाए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रक्षा मंत्रालय का आदेश है, पीसीडीए का सर्कुलर है, इसके बावजूद भी उस स्टेटस को मेंटेन ना करते हुए क्यों अलग से यह आदेश निकाला गया? वित्त मंत्रालय ने क्यों बजट में यह प्रावधान रखा कि केवल इनवैलिड आउट पेंशनर को ही जो है टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा? यह सवाल अब संसद के अंदर पूछा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केवल महज कुछ संख्या में ही पेंशनर इनवैलिड आउट वाले होंगे जिनको यह फायदा मिलेगा, बाकी जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं उनको टैक्स देना पड़ जाएगा। इस वजह से अब वित्त मंत्रालय अपने इस आदेश को, अपने टैक्स में रखे गए इस प्रावधान को दोबारा से छानबीन करे और अपने इस टैक्स के प्रोविजन को चेंज करे, परिवर्तन करे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और रक्षा मंत्रालय का आदेश के हिसाब से ही टैक्स के अंदर ये प्रावधान रखने बेहद जरूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेहद अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ी हुई, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई इसी मुद्दे को लेकर के आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।